Hello students, welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. Today I am going to teach you the remaining part of the lesson Lost Spring. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इसी सीरीज में आज लॉस्ट स्प्रिंग जो अपना प्रोज सेक्शन का 4th चैप्टर है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम देखेंगे। एक बार रिकेप करते हैं। हम कल तक हमने देखा कि किस तरह से कुछ लोगों के लिए फटी पुरानी चीज़ें या फेंकी हुई चीज़ें, दूसरों द्वारा रिजेक्ट कर दी गई चीज़ें सपने के साकार होने जैसा होती है। गरीबी बड़ी भयानक चीज़ है, भयानक स्थिति है। ऐसा ही साहेब के साथ हुआ। साहेब ने वो जूते जो पहन रखे थे, भले ही उसमें क्या था, होल था, लेकिन उसके लिए तो ये होल युक्त या शूज विद होल सपने के साकार होने जैसा था, क्योंकि उसको जीवन भर बाजार से नए जूते खरीदने की स्थिति उसकी नहीं थी। तो ऐसे में जो मिले, भले उसमें होल था, वो भी उसके लिए क्या थे, सपने के साकार होने जैसे थे। तो इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं। कल हमने देखा क्योंकि ऐसा इसलिए है, उसके लिए अच्छे क्यों थे वो जूते, भले ही वो रिजेक्टेड थे, किसी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसके लिए अच्छे क्यों थे, उसका बता रहा है। 4 वन हु हैज वॉक बेयर फुट, एक वो बंदा जो हमेशा कैसे चलता है, बेयर फुट चलता है, नंगे पाँव चलता है। इवन, ध्यान दें, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसे लोगों के लिए तो भले ही जूता हो कैसा, विद ए होल, फटा हुआ, छेद युक्त, वो उसके लिए क्या है, बोलो, सपने के साकार होने जैसा है। अर्थात उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात कहेगा, लेखक कह रहा है, लेखिका कह रही, बट द गेम ही इज वॉचिंग। लेकिन यहाँ जो इस गेम को वो देख रहा था, विच गेम, टेनिस, लॉन टेनिस, जिस गेम को वो देख रहा था, सो इंटेंटली, इतने इंटेंटली देख रहा था, इंटेंटली मतलब गहराई से, ध्यान से, वॉचफुली, है ना, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो जरूर उसके लिए क्या था। हालांकि वो जूता भी उसके लिए क्या था, नया जूता, न्यू शूज उसके लिए क्या था, आउट ऑफ रीच था। आउट ऑफ रीच का मतलब जानते हैं आप लोग, पहुंच से बाहर होना, अर्थात जिसे वो क्या नहीं कर सकता, खरीदने। लेकिन जिस गेम का, हालांकि खैर वो जूता तो उसको मिल गया, भले ही विद होल था, तो उसके लिए तो वो भी एक सपने के साकार होना है जैसा। लेकिन ये जो गेम जिसको वो देख रहा था, यानी लॉन टेनिस, वो उसके लिए क्या था, जिसे बड़े गहराई से देख रहा था, वो बिल्कुल उसके रीच से क्या था। क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है कि दिस गेम इज़ रियली वेरी कॉस्टली, और वर्ल्ड में जितने भी गेम्स हैं उनमें से ये मोस्ट जो कॉस्टली गेम्स हैं, कॉस्टलीस्ट जो गेम्स हैं उनमें से ये एक है। तो उसके लिए ये संभव नहीं। जहाँ जूते उसके लिए संभव नहीं हो पा रहे हैं, वटे जूते पहनकर भी सपने का साकार होना जैसा मान रहा है, तो ये गेम उसके लिए डेफिनेटली क्या था, हाँ, यस, आउट ऑफ रीच था। तो ये जानी हमने बात। तो गरीबी बड़ी भयानक चीज़ है। दिस मॉर्निंग, आगे देखते हैं। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। राइटर बता रही कि आज सुबह मैंने साहेब को किसकी ओर जाते हुए देखा, एक मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए। दूध का जो ढाबा होता है ना, बूथ का मतलब ढाबा, कैबिन, दुकान, उसकी तरफ जाते हुए मैंने, डेयरी कह सकते हैं जिसको, उसकी ओर जाते हुए मैंने उसको देखा। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, अर्थात एक स्टील की भरनी थी, जिसको हम लोग भरनी कहते हैं, केन कहते हो जिसको आप लोग, है ना, वो थी उसके पास। लगता है उसने अपना व्यवसाय बदल दिया है। देखते हैं आगे। स्टील कैनिस्टर, समझ में आ गया यहाँ तक। कहता क्या है वो, जब बात हुई लेखिका की, क्योंकि फैमिलियर तो थे ही वो, आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो पूछने पर क्या कहा, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए, डिस्टेंस का मतलब दूर की तरफ इशारा करते हुए उसने बताया कि मैं आजकल क्या करता हूँ। हाँ बोलो,
हाँ, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वहाँ नीचे सड़क पर इशारा करते हुए उसने बताया कि वहाँ एक टी स्टॉल है, मैं वहाँ पर, अर्थात उसने अपना व्यवसाय क्या बदल दिया है। क्या करता था वो पहले? रैक पिकिंग करता था। अब वो टी स्टॉल में चाय बेचता है, चाय की दुकान पर काम करता है, ऐसा वो कहता है। आई एम पेड, और फिर बताता है कि मुझे दिया जाता है। आई एम पेड का मतलब पैसिव वॉइस है, ये ध्यान रखना। इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड कहीं भी आए तो वो पैसिव वॉइस होगा और प्रेजेंट सिंपल का होगा। या जाता है, ही जाती है, उसका हिंदी में निकलेगा। तो मुझे दिया जाता है, मुझे पेड किया जाता है, भुगतान किया जाता है, यानी बता रहा सैलरी 800 रुपीज़। कितने हैं रुपए? तो ये फिगर ध्यान रखें, इस बार बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के छोटे छोटे आपके फिगर्स पूछ लिए गए। जैसे उस रिंग्स की क्या कीमत थी, जैसे पूछ लिया गया, उसी तरह से उसको कितने रुपए पेड किए जाते थे हैं। तो ये छोटे छोटे फिगर आपको ध्यान रखने हैं। कौन सी दुकान पे काम करता था वो है, कौन सा व्यवसाय था उसका, रैक पिकिंग। खाली 2 लिखने से 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। 800 रुपीज़ लिखने से 2 मार्क्स क्या हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जैसे वो आया था, वो चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या, ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है बताओ, वाटरवेज है। तो ये इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप, और डीपली मैंने बताया आपको हर चैप्टर में, तो उनको आप गहराई से समझें। तो क्या कहता है वो, आई एम पेड 800, बताता है कि अपनी पूरी डिटेल बताता है कि आजकल मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जहाँ मुझे 800 रुपये जो है दिए जाते हैं, ऑल माई मील्स, और साथ में खाना भी दिया जाता है। 800 रुपीज़ के साथ में खाना भी दिया, हाँ वो भी शामिल था उसके। डज ही, ठीक, उसने अपनी बताई बात। तो उसके बाद मैंने एक सवाल पूछा, डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम इस धंधे को पसंद करते हो? आई आस्क, मैंने उससे पूछा मैंने। हिज फेस, जब पूछा तो हिज फेस आई सी, देखती हूँ मैं, उसका चेहरा जो था हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो उसके चेहरे पे जो एक केयर फ्री लुक थी ना, रैक पिकिंग के दौरान, रैक पिकिंग के धंधे को करते दौरान जो उसके चेहरे पे जो एक केयर फ्री लुक रहती थी। केयर फ्री का मतलब बिल्कुल आज़ाद, किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होना या टेंशन वाली बात। केयर फ्री का ना, केयर फ्री, यहाँ जिसको कोई किसी चीज, टेंशन फ्री कह सकते हैं जिसको, तनाव रहित जो लुक थी, भाव था उसके चेहरे पर, मुझे लगा वो खो गया। वो क्या हो गया? खो गया। यानी कुल मिला के क्या कहना चाहती है लेखिका, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस न्यू जॉब। ऐसा लगता था कि वो अपने नए जॉब से क्या नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं। तभी तो ये कह रहा है ना। हाँ, तो पूछा मैंने, क्या भाई, क्या तुम अपने नए धंधे को पसंद करते हो? तो उसका चेहरा लटक गया, अर्थात चेहरा उतर गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। उसको ये जो स्टील कैनिस्टर जो है, यानी वो चाय का वो जो भरनी है, स्टील की जो भरनी है, सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। वो जो प्लास्टिक बैग, क्या यूज था उसका प्लास्टिक बैग का? क्यों उसके पास प्लास्टिक बैग का क्या यूज था? कचरा चुनता था भाई वो। देखा ना आपने, देखते हैं ना हमारे इंडिया में, आप रेलवे स्टेशन पर और भी कई जगह पर आपको इस तरह से बच्चे जो है कचरा बिनते हुए मिल जाएंगे, हैं? तो प्लास्टिक बैग में वो कलेक्ट करते हैं उसको। तो वही कहना चाह रहा है, ऐसा लगता है कि जो स्टील कैनिस्टर्स जो है, उसका जो भरनी जो है वो ज़्यादा भारी लगती है उसको, देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वो बड़े ही आसानी से क्या करता था, सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी अपने कंधे के ऊपर जिसे बड़े आसानी से उठाकर वो क्या कर लिया करता था, घुमा करता था, रैक पिकिंग किया करता था। वो ज़्यादा हल्की नज़र आती है उसके लिए, बजाय किसके, इस स्टील, यानी स्टील कैनिस्टर उसको कैसा लग रहा है? यानी कहने का मतलब ये धंधा उसको मुश्किल भरा। तभी तो उसकी केयर फ्री जो लुक है चेहरे की, जो टेंशन फ्री जो लुक होती है, वो बिल्कुल भी चली गई है, अर्थात उसको टेंशन होने लगी है अब। और उसको ये कैनिस्टर भी जो है, ये धंधा जो है, उस धंधे से ज़्यादा क्या लगता है, हैवी लगता है, अपेक्षाकृत हैवियर लगता है। हैवियर एक कंपैरेटिव डिग्री है, पता ही है आपको, हैवी की, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। सो लाइटली, इतना आसानी से अपने कंधे पे उठा लेता था, उसकी तुलना में ये कैनिस्टर उसको अब क्या लगता है, अपेक्षाकृत भारी लगता है। यानी ये जॉब उसको अब क्या लगती है, यहाँ मतलब क्या है, ये जो न्यू जॉब है उसकी,
शॉप की टी शॉप पर काम कर, टी स्टॉल पे काम करना, वो थोड़ा सा उसको हेवियर लग रहा है। द बैग वॉज हिज, कारण ये है कि बैग जो था वो तो उसका था। नहीं समझ में आया क्यों हेवियर लग रहा है ये बिजनेस उसको, ये धंधा, प्रोफेशन? क्योंकि बैग जो उसका था, यानी वो उसके अपने धंधे का खुद क्या था, मालिक था, ऑनर था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये जो स्टील की बरनी है कैनिस्टर, वो किसका है? वो उस आदमी का है, यानी उस दुकान के मालिक का है, यानी वो वहाँ क्या है, सर्वेंट है, वो नौकर है। हु ओन्स द टी शॉप, जो कि उस चाय की दुकान को क्या करता है, चलाता है, मालिक है जो इसका। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और उसके बाद पता चला कि साहेब जो है अब अपने खुद के धंधे का खुद क्या नहीं रहा, मास्टर नहीं रहा, अर्थात मालिक, यानी अब उसकी वो जो आज़ादी थी, उसकी मर्जी जो थी, अपनी हिसाब से काम करने का जो था हिसाब किताब, वो सारा अब ख़त्म हो गया। अब वो उस नए धंधे में एक सर्वेंट है, डिपेंड है, क्या है, डिपेंड है, और कमाई भी उसकी लिमिटेड है, जिसके बारे में भी जानकारी दी, और उसमें उसको कुछ भी मिल सकता था, है ना। थोड़ा तेज आवाज़ तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो ये तो हुई एक कहानी। अब हम दूसरी बात देखते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा कहाँ के लोगों के बारे में, ये सीमापुरी के लोगों का हालात देखे। सीमापुरी के लोग किस तरह से बहुत ही बुरी हालत में हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गरीबी के क्या हैं, अच्छे से उसको कर दी बंद। अब हम देख रहे हैं एक इसी तरह के एक और शहर का हाल। एक ऐसा ही एक और शहर है जिसका नाम है फिरोजाबाद। क्या है? जो उत्तर प्रदेश के आपके कानपुर, सुना है ना आपने, कानपुर और अलीगढ़ के बीच में आता है फिरोजाबाद, या दिल्ली और अलीगढ़ के बीच में है शायद। उस फिरोजाबाद की बात हम करेंगे यहाँ पे, उस शहर की। सीमापुरी की बात होगी, वहाँ के लोगों की हालत देखी हमने, और ये जाना कि किस तरह से बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, और दयनीय स्थिति है। अब सेकंड जो पार्ट इसमें आ रहा है, एक तरह से दूसरी जो बात आ रही है, वो हम ले रहे हैं जैसे फिरोजाबाद के लोगों के बारे में। वहाँ का एक बंदा है, जैसे ही अपन ने शुरू में स्टेटमेंट से शुरुआत की थी, पहले भाग को किया था ना, उस किसके, साहेब के। उसी तरह यहाँ पर जो मुकेश नाम का बंदा है, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, जो बैंगल मेकिंग के धंधे में लगे हुए हैं। बैंगल मेकिंग्स क्या होती है? बैंगल जानते हैं आप लोग, चूड़ियाँ, और ग्लास में ब्लोइंग जो इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उनकी दशा हम यहाँ जानेंगे, उनकी कंडीशन को देखेंगे, जो खुद बहुत गरीबी के क्या है, शिकार। और सबसे बड़ी बात है, गरीबी के साथ साथ में उनका स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, जिस दशा में वो काम करते हैं। तो जाने आइए। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, एक स्टेटमेंट आया यहाँ शुरू में, एक कथन है, किसका? मुकेश का। मुकेश क्या कहता है थोड़ा, क्योंकि ये पूरे इंडिया में जगह जगह पर जो लेखिका हैं इसकी, अनीश जन, वो घूम घूम के इस तरह से अपना सर्वे करती हैं और जानने की कोशिश करती हैं। तो दूसरा उनका जो सर्वे आया है यहाँ पर किन लोगों का है? फिरोजाबाद के लोगों का, बैंगल मेकर्स का, चूड़ी निर्माताओं का, चूड़ी निर्माण करने वाले लोगों का। उसका वहाँ का रहने वाला एक बासिंदा है, नाम है जिसका मुकेश। वो कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार क्या करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। तो ये अलग हटकर सोच रहा है थोड़ा सा। जैसे साहेब के फैमिलीज में, साहेब का जो परिवार है वो रेक पैकिंग से हटकर क्या नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता दूसरे धंधे के बारे में। और उसी तरह से ये बैंगल मेकिंग के अलावा उनके पीढ़ियों से भी लोग जो हैं इसके अलावा कोई दूसरा जो व्यवसाय है या कोई प्रोफेशन है उसके बारे में सोच ही, लेकिन ये कुछ अलग हटकर है, समथिंग चेंज। इसमें हिम्मत है कुछ नया सोचने की। जैसे पीढ़ियों से या जनरेशन से कोई व्यवसाय, किसी प्रोफेशन अगर किसी फैमिलीज में चला आ रहा है, तो उससे हटकर काम करना एक बड़ी कैसा डिसीजन होगा, बोल्ड डिसीजन होगा, एक बहादुरी भरा क्या होगा। तो ऐसा ही मुकेश कहना चाहता है। क्या कहता है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर,
वो जोर देता है, इंसिस्ट का मतलब जोर देना, कि ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो कहता है कि मैं खुद अपना क्या बनूंगा, मालिक बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ये उस समुदाय का व्यक्ति है, उस कम्युनिटी का है जहाँ पर बेंगल मेकिंग ही उनका सब कुछ है, एवरीथिंग। यानी जैसे उनका ब्रेक पिकिंग सब कुछ था, उसी तरह से इनके लिए बेंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाना ही उनका एक क्या था, ले दे के सब कुछ था, उससे अलग हटकर। लेकिन यहाँ ये बच्चा अलग सोच रहा है, मुकेश कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनना चाहूँगा। ही अनाउंसिज, वो बहादुरी के साथ में लीक से हटकर, परंपरा से हटकर के घोषणा करता है क्या, कि मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। अनाउंस माने आप जानते ही, डिक्लेयर, ठीक है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, तो राइटर ने पूछा, अरे भाई तू बनना तो चाहता है मोटर मैकेनिक, क्या तू या कार चलाना चाहता है, कार के बारे में कुछ जानता भी है क्या, तुम कार के बारे में कुछ बोलो भाई, जानते भी हो, मैंने उससे पूछा। ठीक, तो क्या कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, अरे मैं क्या कर लूँगा, सीख जाऊँगा। वो उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, यानी उसके अंदर कुछ नया करने का है इरादा, मेरी नज़रों में सीधी नज़र से नज़र मिलाते हुए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज का मतलब नज़र से नज़र मिलाते हुए, यानी साइनेस नहीं थी बिल्कुल भी, कोई कॉन्फिडेंस उसका लूज नहीं था, नज़र से नज़र मिलाते हुए उसने मुझे ये बात कही कि मैं बिल्कुल क्या कर लूँगा, कॉन्फिडेंस हाई था उसका। तो जब किसी चीज़ को हम करना चाहते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, तो डेफिनेटली हम उसको क्या कर सकते हैं, कर लेंगे, ऐसा हो चांसेस, पॉसिबिलिटी रहती है। तो आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी नज़रों की तरफ, मेरी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए उसने ये बात कही। हिज ड्रीम, उसका सपना था, ड्रीम माने सपना, लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए क्या था, फेमस था। तो देखिए, वैसे तो उसने ये सपना देख लिया, हालांकि खैर उसका ये जो सब अभी जो देखा उसने सपना, वो देख तो लिया उसने, बट उसका जो सपना था, लूम्स लाइक ए मिराज, किसकी तरह, मिराज। मिराज क्या होता है जानते हैं आप, मिराज माने होता है भ्रम, भ्रम कह सकते हैं जिसको, जो चीज़ दिख रही है वैसी होती नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को मिराज कहते हैं। जैसे हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं, लू की थपेड़ें जब चलती है तो दूर सड़क पर हमको, सड़क के ऊपर ऐसा लगता है जैसे पानी है ना, पानी के कुछ स्रोत हैं, रिसोर्स कोई नज़र आता है, लेकिन जब नज़दीक जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ नहीं, वो एक्चुअल में क्या होती है, वो लू की लपटें होती है ना, गर्मी की, वो हमको पानी का रूप देती है। तो भ्रम, उसको हम क्या कहते हैं, भ्रम, इल्यूजन कहा जाता है जिसको, क्या कहा जाता है, क्या लिखा है इसने इसमें, मिराज माने भ्रम, यानी गलतफहमी। तो हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, लूम्स का मतलब हाँ अस्पष्ट है, अनक्लियर है, लूम्स का मतलब अनक्लियर है, उसका जो स्वप्न है वो अनक्लियर है, किसकी तरह, उस मिराज की तरह, उस भ्रम की तरह। एमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, जो नजर आता है हमको कहाँ, रेत की सड़कों पर, रेत की सड़कों, रेत की सड़क पर जो ऐसे नजर आता है ना, वो भ्रम, वही बताया ना मैंने आपको, पानी का स्रोत नजर आता है हमें वहां पर, लेकिन होता कुछ भी नहीं। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, यानी वो रेत के धूल, सड़क की धूल, जिसने उसके शहर, उसके कस्बे फिरोजाबाद को क्या कर दिया, भर दिया। तो बिल्कुल जिस तरह से उसके शहर में भ्रम ही भ्रम है, हर तरफ का अभाव ही अभाव है, वैसे ही उसका ये सपना भी एक मिराज की तरह है। लूम्स लाइक ए मिराज, बिल्कुल अनक्लियर है, कुछ भी उसमें क्या नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं, लटका हुआ है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। डेफिनेट कहने का मतलब सर्टेनिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं, खाली देखा है उसने सपना, और साकार होने के तो कोई वो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपने चूड़ियों के लिए क्या था, क्या है,
फेमस है, वो शहर, वो कस्बा जहाँ का वो रहने वाला है, जो चूड़ियों के लिए क्या है, फेमस है। वहाँ की जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स हैं, दैट फिल्स जो भरी रहती है वहाँ पे फिरोजाबाद में, उसकी तरह ही उसका सपना भी क्या है, अनक्लियर है, मिराज की तरह है, धोखा है उसके लिए, जिसके पूरे होने के चांस। आइए, तो दूसरा केस चल रहा है यहाँ पर अपना। अब हम ले रहे हैं फिरोजाबाद के गरीबों की स्थिति को जान रहे हैं। एवरी अदर फैमिली, अब ये बता रहा है फिरोजाबाद के हालात क्या है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में कहाँ है फिरोजाबाद, मैंने बता दिया आपको, दिल्ली हावड़ा जो मेन रोड है, मेन जो आपके रेल रोड है, मार्ग जो है, उस पर एक आपके अलीगढ़ और दिल्ली के बीच में एक शहर है फिरोजाबाद। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, ये खासियत है इस शहर की। और वैसे अभी ध्यान ही है, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। जैसे हर शहर की अपनी अपनी विशेषताएं होती। कानपुर जैसे चमड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है, वहाँ पर चमड़े का जो चीज़ें बनती है वो उसके लिए जाना जाता है। कोई शहर कपड़ों के लिए जाना जाता है, ध्यान ही है आपको, अलग अलग है ना। तो ठीक उसी तरह से ये शहर जो है बैंगल मेकिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर, देखिए, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार वो क्या है, इज एंगेज्ड, एंगेज्ड का मतलब लगा हुआ है, संलग्न है, इन मेकिंग बेंगल्स, कौन से व्यवसाय में, बेंगल मेकिंग के। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये शहर जो है भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, यानी ग्लास का मतलब कांच, कांच को गला करके और जो नई चीज़ें बनाए जाने का जो एक व्यवसाय होता है, उद्योग जो है, उसका एक सेंटर पॉइंट था ये, यानी मुख्य केंद्र था। सेंटर का मतलब, यानी कहने का मतलब ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर इंडस्ट्री का। कौन सी इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब बताओ, पढ़ा होगा ना आपने। तो कांच को गला करके और नया रूप देने का जो एक व्यवसाय है, उद्योग है, उसका ये केंद्र था, केंद्र है, था क्या है, अभी भी है। वेयर, क्या किसके लिए है ये वेयर यहाँ पर, फिरोजाबाद के लिए, बाकी नहीं बोलते हो आप लोग, क्या बात है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, और यहाँ पर ये हालात है कि परिवारों ने क्या किया है, परिवारों ने पीढ़ियाँ बिताई है, क्या की है, यानी यहाँ के परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है समय बिताया है। कैसे, वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के आसपास क्या करके, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में जो भट्टियाँ यूज होती है ना, जिसमें उसको क्या किया जाता है, ग्लास को, कांच को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है उसको, उस भट्टियों के, फर्नेस का मतलब भट्टियों के चारों ओर बैठ करके क्या मतलब, तपने के लिए, काम करने के लिए, भाई जो उनका जॉब था ये। वेल्डिंग ग्लास, और क्या करते हुए, जोड़ते हुए, कांचों को वेल्ड करते हुए, वेल्डिंग जानते हो ना, वेल्डिंग भाई जोड़ना, कांच को जोड़ने का काम करते हुए। मेकिंग बैंगल्स, और क्या बनाते हुए, तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें करते हुए। एक तो क्या, वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, ग्लासेज को वेल्डिंग करते हुए, एंड मेकिंग बैंगल्स, इन चूड़ियों का निर्माण करते हुए पीढ़ियों ने क्या कर दिया है, समय बिता दिया है इस शहर में। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है किसके लिए, इस धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए क्या बनाते हुए, चूड़ियाँ बनाते हुए। यहाँ पीढ़ियों ने, एक दो नहीं, पीढ़ियों ने, एक खाली एक फैमिली ने नहीं, उस फैमिली की पीढ़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर, यानी कई वर्षों से, कहने का मतलब 100-150 सालों से लोग यहाँ पर इस काम में लगे हैं, चूड़ियों के निर्माण में, है ना। क्या करते हुए, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग करते हुए और चूड़ियों का निर्माण करते हुए। और इतनी चूड़ियाँ बनती, ऐसा लगता है जैसे इस धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं, सारों के लिए चूड़ियाँ यहीं से क्या होती है, बनती। तो ये तो हुआ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस फिरोजाबाद का। अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे इन रंग बिरंगी कलरफुल, जिसको पहन करके महिलाएं इतराती है, अपने आप को सौभाग्य वाली समझती है, उस चूड़ियों को बनाने के पीछे लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है और किस तरह से उनकी लाइफ डैमेज हो रही है, वो जानना हमको पड़ेगा। आइए।
मुकेश's फैमिली, तो ये अभी जो मुकेश का जिक्र आया ना अभी ऊपर, इज एमंग देम, इन परिवारों में अभी जिनका जिक्र हुआ ना, बेंगल मेकर्स की जो फैमिलीज है, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। जैसे साहेब का परिवार था वैसे ही मुकेश का परिवार भी इन बेंगल मेकर्स में से एक था। अमंग क्यों आया जानते ही आप लोग। नन ऑफ देम, उनमें से कोई जो ऐसा है, नोज दैट इट इज इलीगल, उनके परिवारों में से कोई इसे नहीं जानता क्या कि ये इलीगल है, ये धंधा क्या है, बच्चों को क्या कराना, और चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए काम करवाना, लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विद हाई टेम्परेचर, ऊंचे ताप में, हाई टेम्परेचर्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर्स में, ग्लास फर्नेसेज के सामने अर्थात कांच की भट्टियों के सामने बैठ करके हाई टेम्परेचर में, एंड डिंजी सेल्स, और कैसी कोठरियों में, सेल्स का मतलब जानते हैं, कोठरियाँ, छोटे छोटे कमरे जिनकी छत बहुत नीची होती है, जगह कम होती है, सकड़ी, और डिंजी माने डर्टी, गंदे, जिसमें अंधेरा होता है, उनमें विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो कोई लाइट है और ना ही कोई हवा है, इसमें काम करना गैर कानूनी है बच्चों के लिए, ऐसा उनमें से कोई भी नहीं जानता है। इनमें से कौन लोग नहीं जानते? ये वहाँ के जो फैमिलीज हैं उनको ये पता नहीं है कि इस तरह से इन हालातों में, अभी जो कंडीशंस बताइए ना, कैसी हालात, हाँ बोलिए, ग्लास फर्नेसेज में विद हाई टेम्परेचर्स, जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, डिंजी सेल्स, और वो भी डिंजी सेल्स में जहाँ विदाउट एयर एंड लाइट काम करना, ये गैर कानूनी है, ये वो उनमें से कोई नहीं जानता। दैट द लॉ इफ इम्पोज्ड, कानून है ये, अगर ये कानून क्या हो जाए, ये गैर कानूनी है, बच्चों का इस तरह से काम करवाना, ऐसी हालात में काम करवाना क्या है, गैर कानूनी है। जब बड़ों के लिए भी गैर कानूनी है ये, अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है इस हालात में तो भी गैर कानूनी है, तो फिर बच्चों से भी काम करवाना है ऐसे में, तो वो तो और भी क्या है, बुरा है। तो दैट द लॉ, जैसा कि कानून है, इफ एनफोर्स्ड, अगर कानून लागू कर दिया जाए ना, एनफोर्स्ड का मतलब बोलो लगा दिया जाए, लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द फर्नेसेस, हॉट फर्नेसेस, तो ये 20,000 जो बच्चे हैं ये क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं फर्नेसेस से, इन गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो अपने दिन का जो समय है क्या करते हैं, अपना दिन का समय जो है क्या करते हैं, स्लॉग देयर यानी ख़त्म करते हैं, नष्ट अपना, हाँ दे निकालते हैं, ओपन लूजिंग हर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और आमतौर पर अपने आँखों की जो चमक होती है, ब्राइटनेस का मतलब चमक, खोते हुए, क्या करते हुए, खोते हुए। तो अगर कानून लागू कर दिया जाए तो ये 20,000 जो, यानी कहने का मतलब आंकड़ा आया है यहाँ पे, कितने बच्चे लगे हुए हैं वहाँ, 20,000 बच्चे, और अब तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, इस तरह के अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में, यानी अस्वास्थ्यकारी माहौल में वो बच्चे क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड माहौल में काम कर रहे हैं, जहाँ वो क्या करते हैं, अपनी आँखों को खो देते हैं, आमतौर पर बड़े होने से पहले, युवावस्था को प्राप्त करने से पहले उनकी आंखों की नज़रें, जो साइट होती है ना, नज़र, आँख की जो आई साइट जो होती है वो क्या हो जाती है, और कुछ समय बाद तो वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं, ये हालात। लेकिन कानून अगर लागू कर दिया जाए तो यहाँ से इन 20,000 बच्चों को क्या किया जा सकता है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे, मुकेश's आइज बीम, मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक उठी, बीम का मतलब चमक जाती है, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो चला करके स्वयं, वॉलंटियर्स का मतलब चल, खुद चला कर किसी काम को करना क्या कहलाता है, वॉलंटियर कहलाता है, और उसको वॉलंटियर भी कहते हैं उस ऐसे बंदों को जो खुद स्वयंसेवी, सुना होगा ना स्वयंसेवी, तो वॉलंटियर कहा जाता है, और यहाँ ये मेन वर्ब भी है,
जब वो स्वयं चला कर को अपने घर जब ले जाता है मुझे, किसे कौन कह रही है? राइटर कह रही है। तो उसकी आंखों में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। किसके लिए? उस मकान के लिए, अपने घर के लिए, जिसके बारे में उसने गर्व से कहा, लेखिका को बताया कि वो अब क्या किया जा रहा है? रीबिल्ड किया जा रहा है कि मेरा मकान, चलिए आप मेरे मकान में चलिए। और उसको ये बताते हुए बड़े गर्व हो रहा था कि मेरा मकान क्या किया जा रहा है? रीबिल्ड किया जा रहा है, अर्थात पुनः निर्मित किया जा रहा है। We walked down stinking lanes choked with garbage। अब हम पहुंचे वहाँ, उसके जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी बस्तियाँ थी, वहाँ हालात बड़े बुरे थे, जैसे हमने उसके सीमापुरी के देखे। सीवेज का कोई सिस्टम नहीं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं, रनिंग वाटर की कोई फैसिलिटी, और मकान भी बहुत छोटे छोटे से, और तिरपाल लगा रखा उन्होंने अपने घरों के, क्रम्बलिंग थी हर चीज़। तो यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, समथिंग लाइक दैट। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स। हम बदबूदार गलियों में क्या हुए? प्रवेश किया हमने। शॉक्ड विद गार्बेज, जो कि कचरे से क्या थे? भरे हुए थे, शॉक्ड थे। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और हम ऐसे मकानों के पास से गुजरे जो कि लगभग गिरने वाले थे। क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें कैसी थी? चरमरा रही थी, क्रम्बलिंग थी। वुबली डोर्स, और जिनके दरवाजे कैसे थे? लड़खड़ा रहे थे। नो विंडोज, और किसी प्रकार के कोई उसमें क्या नहीं थे? खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रिमिटिव स्टेज। और ये मकान भरे हुए थे, क्राउडेड मैंने फुल ऑफ थे, भरे हुए थे। किससे? फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों की परिवारों से, और एनिमल्स भी यहाँ पर साथ साथ। को एग्जिस्टिंग का मतलब साथ साथ, सह निवास करना, सह अस्तित्व करना, है ना। को CO, अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर CO आ जाए तो उसका मतलब सह होता है। क्या होता है? और जैसे कोऑपरेशन, है ना, उसी तरह को एग्जिस्टिंग यानी साथ साथ जो क्या कर रहे थे? निवास कर रहे थे। इन्हें प्रिमिटिव स्टेट, किसी हालात में? आदिम स्थिति में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।